नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र में अभी चुनाव की तारीखें घोषित नहीं की गई हैं। हालांकि मान कर चलिए कि इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इसकी संभावना नवंबर में जताई है। लेकिन चुनाव चाहे जब हों, पार्टियों की रणनीति अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि सभी को एहसास है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से पार्टियों के बीच राजनीतिक टक्कर हुई थी और इस कारण कोई भी पार्टी तनिक भी रिस्क नहीं लेना चाहती अपनी हार या जीत को लेकर। और इसके पीछे सबसे बड़ी संभावना ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज के जो चेहरे हैं वे या तो कम से कम 20 साल तक राजनीति करने की स्थिति में हैं, या फिर जो बचे हुए चेहरे हैं वो संन्यास लेने की स्थिति में हैं। उद्धव ठाकरे हों या एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस, ये सब अगले 20 साल तक महाराष्ट्र की राजनीति में अपने लिए संभावनाएं तलाशेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार हैं, जिन्होंने पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र ही नहीं देश की राजनीति को भी अपनी तरह से चलाया है, और उनकी उम्र को देखा जाए तो ये चुनाव या फिर 2029 का लोकसभा चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव ही साबित होंगे, क्योंकि उसके बाद वे चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसका पूरी की पूरी संभावना है। और इन सब के बीच कोई हिंदुओं का पहरेदार बनना चाह रहा है तो कोई मुस्लिमों का, और इन सब के बीच उद्धव का राजनीतिक पेंच फंसा हुआ है। वे न हिंदुओं की तरफ जा पा रहे हैं और न मुस्लिमों का उनको सहारा मिल पा रहा है। मराठियों ने एकनाथ शिंदे में विश्वास जताकर पहले ही बता दिया है कि उद्धव को वे नकार चुके हैं, और इसके पीछे बड़ा कारण है खुद मराठियों को नाराज करने या फिर मराठियों का उद्धव की शिवसेना पर से विश्वास का उठ जाना। क्योंकि बाल ठाकरे ने जिस तरह से शुरुआती राजनीति में दक्षिण भारतीयों का विरोध किया, उसके बाद उन्होंने उत्तर भारतीयों का विरोध किया, उसके बाद भी जब शिवसेना का प्रभाव महाराष्ट्र से बाहर नहीं बढ़ पाया तो उन्होंने उस दौर में राम मंदिर, हिंदुत्ववाद और राम का आसरा लिया। क्योंकि बाल ठाकरे देख रहे थे कि भाजपा इन्हीं मुद्दों पर देश में तेजी से बढ़ रही थी, और इस पूरी राजनीति को समझना हो तो बाला साहब ठाकरे की राजनीति को समझना जरूरी है, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र की राजनीति छुपी है। चुनाव चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, उद्धव बिना उस राजनीति की राह पर चले महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को पहले वाली पॉपुलैरिटी नहीं दिला सकते, ये भी तय है। शिवसेना को बाल ठाकरे ने एक मुकाम तक पहुंचाया, उसे देश भर में पहचान भी मिली, काफी उसके प्रशंसक आज भी पूरे देश में हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति तो ये बन गई, बावजूद इसकी राजनीति कभी महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकल सकी। बाल ठाकरे की बेबाकी और हिंदुत्व की राजनीति ने उन्हें देश भर में चर्चित कर दिया, लेकिन पार्टी सीमित क्षेत्रीय प्रभाव से बाहर नहीं निकल सकी, या कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल सकी। ठाकरे की लोकप्रियता महाराष्ट्र से बाहर भी रही हालांकि, और खासकर हिंदू बहुल राज्यों में, परंतु पार्टी के चुनावी संगठन को देश भर में सफलता नहीं मिली। दूसरी बात कि 1990 के दशक में अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान शिवसेना ने उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन बाल ठाकरे का करिश्मा भी महाराष्ट्र के बाहर ज़्यादा टिकाऊ साबित नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में शिवसेना ने पवन पांडे को विधायक बनाया, ये देखा जाए तो शिवसेना के लिए बड़ी सफलता थी, और कुछ अन्य राज्यों में भी स्थानीय निकाय चुनाव शिवसेना ने जीते। इसके बावजूद पार्टी को अस्थायी सफलता नहीं मिल पाई, खासकर बाहरी राज्यों में स्थानीय चेहरों की देखा जाए तो कमी से। एक और खास बात यह रही कि शिवसेना का मुख्य फोकस हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति पर रहा। 1995 में जब पार्टी ने महाराष्ट्र में सत्ता प्राप्त की तो उनकी प्राथमिकता राज्य की राजनीति ही बन गई। बाल ठाकरे का ध्यान महाराष्ट्र में अपनी सत्ता मजबूत करने पर था, और इस प्रयास में वे देश में अपनी पार्टी को फैलाने से चूक गए। ठाकरे लोगों की पसंद जरूर थे, वे कुछ भी कहते थे तो देश भर में उनकी कही गई बातों का असर होता था, लेकिन शिवसेना अन्य राज्यों में मजबूत नहीं हो पाई, और न ही उसे उन राज्यों में स्थानीय कद्दावर नेता भी मिल पाए। बाल ठाकरे खुद भी कभी महाराष्ट्र के बाहर प्रचार करने नहीं गए, और इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना की पहचान को बढ़ाने में कमी की तरह देखा गया। और दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों में पार्टी ने अपनी किस्मत आजमाई भी, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते भी उनका विस्तार सीमित रहा। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, और शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहती थी। ये तो रही बाल ठाकरे की राजनीति, जिसे तिलांजलि देकर उद्धव ने शिवसेना को दो फाड़ कर दिया है।
उद्धव न तो हिंदुओं के साथ हैं और न ही मुसलमानों के साथ चल पा रहे हैं। मतलब उनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है चुनावों में, खासतौर पर देखा जाए तो। और कांग्रेस सावरकर को एक तरफ देखा जाए तो निशाना भी बनाती है। उद्धव के सहयोगी प्रकाश आंबेडकर औरंगजेब की मजार पर चादरें चढ़ाते हैं, और वहीं औरंगजेब मराठवाड़ा की शान शिवाजी को चूहा और डाकू कहता है, और इसे मराठी मानूस पचा नहीं पा रही है। उद्धव के सहयोगी कांग्रेस राम मंदिर के शिलान्यास को ठुकरा देती है, और दूसरी तरफ उद्धव कहते हैं कि वे कट्टर हिंदू हैं, यह भी मराठा मानूस की समझ के बाहर है। उद्धव की ये कोशिश जरूर रही कि वे अपने को सबसे बड़े सेक्युलर साबित कर दें, और वे इसलिए भी करते रहे कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी ही महाराष्ट्र में उनके लिए दो बड़ी चुनौतियां थे। लेकिन बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां उन्हें लगातार इस बात को लेकर घेरती रहीं कि उद्धव हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर मुस्लिम राजनीति करने लगे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी मजबूत होते गए, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग ये मानते रहे कि शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा है, और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में जहां जहां उद्धव की टक्कर बीजेपी से हुई वहां उद्धव आगे बढ़े, और जहां जहां एकनाथ और उद्धव भिड़े वहां वहां एकनाथ का पलड़ा भारी रहा। मतलब शिवसेना को तोड़ने की बात उद्धव जिस मराठी मानूस को बताते रहे, उन्होंने उनकी बातों को बीजेपी से जोड़कर कसूरवार बीजेपी को माना, और ये पूरी से देखा जाए तो उद्धव के खिलाफ गया। तो ये तो रही महाराष्ट्र में मुद्दों की बात। अब अगर बात टिकट वितरण की भी कर लें तो ये साफ मालूम हो रहा है कि हर पार्टी अपनी मजबूती के आधार पर सीटों पर दावा करना चाहेगी। कांग्रेस के लिए ऐसी 65 सीटें हैं, बीजेपी के लिए ये संख्या 113 है, एनसीपी के लिए 44 और शिवसेना के लिए 56 सीटें ऐसी हैं जहां मजबूत दावेदारी है उनकी। एनसीपी, एसपी और एसएचएस यूटीपी किसी भी हालत में 2024 के आम चुनाव में बढ़त में रही 33 और 57 सीटों पर अपना दावा नहीं छोड़ना चाहेगी, ये भी तय है। और दूसरी बात कि महाराष्ट्र में 6 अलग अलग क्षेत्र हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें हैं, विदर्भ में 62, उत्तर महाराष्ट्र में 35, मराठवाड़ा में 46, ठाणे कोंकण में 39 और अकेले मुंबई में 36 सीटें हैं। कांग्रेस की 162 कमजोर सीटों में से आधी पश्चिमी महाराष्ट्र और ठाणे कोंकण में है, जहां इसे एनसीपी, एसपी और एसएचएस यूटीवी का बढ़त में छोड़नी होगी इसको। बीजेपी की 114 कमजोर सीटों में से आधी पश्चिमी महाराष्ट्र में है, जहां एनसीपी यानी कि अजित पवार बढ़त में होंगे, और मराठवाड़ा की सीटें सभी 3 पार्टियों में विभाजित हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी एकनाथ शिंदे और भाजपा का पलड़ा भारी लग रहा है, और वो इसलिए कि उद्धव ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन की है उनका बहुत अच्छा आधार आज की तारीख में नहीं है, खासतौर पर महाराष्ट्र में और ख़ास तौर पर मराठी मानूस को लेकर। दूसरी तरफ बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां सत्ता में हैं, उनके पास महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के लिए योजनाएं हैं, जिससे पार्टी को विश्वास है कि वो विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो अभी तक के लिए बस इतने ही। बने रहे क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।